गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यू चैप्टर मैट्रिक्स टॉपिक का लास्ट चैप्टर नंबर 8 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स कि एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन के कलेक्शन को, वैसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब होता है कि जिसमें वेरिएबल का पावर एक हो, वैसे को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अगर वेरिएबल का पावर 2 रह गया मैक्सिमम, तो वैसे को क्वाड्रेटिक बोला जाता है। 3 रह गया तो क्यूबिक बोला जाता है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने का मेथड हम लोग 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 10th क्लास में हम लोग 2 वेरिएबल में पढ़े थे, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। ये सब मेथड का हम लोग डिस्कस क्लास 10th में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का यूज करके इस सॉल्यूशन निकालना है। मैट्रिक्स का यूज करके आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसका क्या कंसेप्ट है। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 23। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से रहता है। अभी तक का रिकॉर्ड है कि प्रत्येक साल ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है। और बोला जाए तो साइंस पेपर का सबसे मैक्सिमम मार्क्स आपका 6 मार्क्स है। फिजिक्स में भी मैक्सिमम मार्क्स आपका 5 ही मार्क्स का पूछा जाता है, जबकि मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-4 क्वेश्चन बना के भी आप एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप खुद देख सकते हैं कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन के कलेक्शन को सॉल्व करने का क्या कंसेप्ट है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का जो कलेक्शन है, जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y और प्लस c1z इक्वल टू d1। 3 वेरिएबल में मान रहे हैं, आप 2 वेरिएबल में मान सकते हैं, सबका सेम कंसेप्ट है। फिर हो गया a2x प्लस b2y और प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y और प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ पे 3 वेरिएबल क्या है, x y z। 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन दिया हुआ, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y z का वैल्यू निकालना, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, तो क्या कंसेप्ट है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्या कंसेप्ट है मैट्रिक्स मेथड पे। ऐसे हम लोग अभी तक के लाइफ में बहुत बार ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैट्रिक्स मेथड का यूज हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या है, देखिए x के बगल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ a1 लिखा हुआ है, यहाँ a2 लिखा हुआ है, यहाँ a3। y के बगल में b1 b2 b3, c1 c2 c3, z के बगल में, और इधर पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो हम लोग कुछ पल के लिए हम लोग मानते हैं, कुछ पल के लिए हम लोग मान लेते हैं a बराबर, a का मतलब हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। a को हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मानते हैं। कोएफिशिएंट मतलब वैसा मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट से बना है। तो कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट लिखिए, x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3। y का कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2 b3। z का कोएफिशिएंट क्या है, c1 c2 c3। इसे एक मैट्रिक्स बनाए A। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का नेमिंग हम लोग A किए। फिर आपका दूसरा हो गया x को हम लोग वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं। वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एक आपको x दिख रहा है, एक आपको y दिख रहा है, एक आपको z दिख रहा है, और एक आपको B मैट्रिक्स है, इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट क्या क्या लिखा आपको, d1 d2 d3।
बराबर के उधर है उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बोले, मींस की बी मैट्रिक्स बोले। एक्स वाई जेड है उसको वेरिएबल मैट्रिक्स मींस की एक्स बोले, और एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है उसको कॉफिशिएंट मैट्रिक्स मींस की ए बोले। इस प्रकार से इसको मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इतना हो गया तो देन एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म एच। देखो क्या है, अगर ए आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स मान लिए, बी आप कांस्टेंट मैट्रिक्स मान लिए, एक्स को वेरिएबल मैट्रिक्स मान लिए, तो ये पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है देन एबव इक्वेशन, ये जो पूरे के पूरे इक्वेशन है वो कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये सभी तीनों इक्वेशन के कलेक्शन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? सो देखिए ax इक्वल टू बी। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका सही है कि गलत, तो आप यहाँ पे a का वैल्यू पुट कीजिए, ए वाला a का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और गुना कीजिएगा तो आपको b का वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ x का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे b का वैल्यू पुट कीजिए, गुना कीजिएगा, यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। आप गुना यहाँ पे पुट करके देखिए, a का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू, यहाँ b का वैल्यू और गुना कीजिएगा तो यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा। मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ax इक्वल टू बी। a क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या है? वेरिएबल मैट्रिक्स, b क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x आपका वेरिएबल मैट्रिक्स, b आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स। इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम लोग ax इक्वल टू बी मीन्स की मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में मेरा कन्वर्ट हो गया। अब इस इक्वेशन का यूज करके, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, इस इक्वेशन में मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करके जो x है वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो देखिए वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए ax इक्वल टू बी, अगर ax इक्वल टू बी है तो क्या है कि अब इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, केस वन क्रिएट करते हैं। केस वन हम लोग सबसे पहले केस वन में मान लेते हैं कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। सोचिए डिटरमिनेंट का केस वन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग 7 चैप्टर में तो पूरा यही पढ़े कि अगर कभी भी डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हम लोग काम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर गुना कीजिएगा तो देखिए ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस प्रकार से ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी। एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब क्या है, ए इनवर्स एक प्रकार का मैट्रिक्स है, बी भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब इस प्रकार से अगर एक मैट्रिक्स मिलेगा तो आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। कहने का मतलब एक्स आपका क्या है, एक्स आपका एक्स वाई जेड। इस प्रकार से तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा हुआ, मतलब इधर एक्स वाई जेड है तो उसी प्रकार से इधर कुछ भी आएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ भी एलिमेंट आ गया, इस प्रकार से एलिमेंट आ गया तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा, वाई का वैल्यू ये हो जाएगा, जेड का वैल्यू ये होगा।
एक्स का वैल्यू ऊपर वाला, वाई का वैल्यू मान लीजिए अगर इतना बराबर अगर कंसीडर कर लेते हैं कि ए बी सी अगर आर है तो एक्स का वैल्यू ए होगा, वाई का वैल्यू बी होगा, जेड का वैल्यू सी होगा। तो इस केस में देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक कहने का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का मतलब वन नहीं, जैसे x का सिर्फ एक वैल्यू आना चाहिए, चाहे वो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब एक ही वैल्यू आना चाहिए। y का भी एक ही वैल्यू आना चाहिए, चाहे प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, जीरो आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक वैल्यू। और z का भी मतलब सभी वेरिएबल का अगर जब कभी भी एक एक वैल्यू मिलता है, सभी वेरिएबल का एक एक वैल्यू मिलता है, जो वैल्यू ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वैसे सेटिस्फाई करता है, तो वैसे सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये यूनिक सॉल्यूशन कब आया? जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं था। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं था, तब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिला। तो यूनिक सॉल्यूशन मींस कि x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू, z का एक वैल्यू, सभी वेरिएबल का एक वैल्यू। अगर ये 2x2 मैट्रिक्स रहता तो x और y, तो x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मतलब 2 वेरिएबल रहे, 3 वेरिएबल रहे, 5 वेरिएबल रहे, 4 वेरिएबल रहे, 10 वेरिएबल रहे, उससे मतलब नहीं। अगर सभी वेरिएबल का एक एक वैल्यू मिलता है, तो वैसे सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन कब मिला? जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। तो इस प्रकार से हम लोग क्या सीखे? अभी हम दूसरा केस डील करते हैं कि डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर होगा तब क्या होगा। तो पहला केस में क्या देखे, स्टेप को देखे कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या है मैट्रिक्स फॉर्म? ax इक्वल टू बी। ध्यान रखिएगा, क्या है? ax इक्वल टू बी। पूरे चैप्टर में आपको यही मिलेगा। मींस की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है? ax इक्वल टू बी। ए आपका क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या है? वेरिएबल मैट्रिक्स, और b आपका क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। उसके बाद अगर डिटरमिनेंट, सोचिए अगर डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होगा, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तब आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब x का एक वैल्यू निकलेगा, y का एक वैल्यू निकलेगा, और z का एक वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर हम लोग केस 2 के बारे में अगर स्टडी करते हैं कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तब क्या हो सकता है? अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तब क्या हो सकता है? देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तब क्या हो सकता है? केस 2 इफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो सोचिए क्या होगा, क्या हो सकता है? डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो a इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, तो मेरे पास तो इक्वेशन है x इक्वल टू बी, मतलब हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ए इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो हम लोग एट ज्वाइंट से मल्टीप्लाई करते हैं। एट ज्वाइंट ऑफ ए दोनों तरफ गुना कर दीजिए, ax इक्वल टू कितना हो जाएगा? एट ज्वाइंट ऑफ a इंटू बी। दोनों तरफ हम लोग एट ज्वाइंट a से मल्टीप्लाई किए। सोचिए थोड़ा सा, एट ज्वाइंट a से मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 में बहुत अच्छी तरीके से पहला थ्योरम था, अब सभी थ्योरम का जड़ यही था। इसी थ्योरम से सभी थ्योरम प्रूव हुआ था। वो थ्योरम क्या था कि a इंटू एट ज्वाइंट ऑफ a या एट ज्वाइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू क्या होता है? डिटरमिनेंट इंटू i। तब हम लोग एट ज्वाइंट a इंटू a, एट ज्वाइंट a इंटू a को डिटरमिनेंट a इंटू i और इंटू x इक्वल टू एट ज्वाइंट ऑफ a इंटू b लिख सकते हैं। अब भी लिख सकते हैं। तो अब क्या है? इस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने के बाद कोई चेंजिंग नहीं होता। तो डिटरमिनेंट इनटू x इक्वल टू कितना हो जाएगा? एट ज्वाइंट a इंटू b हो जाएगा, एट ज्वाइंट a इंटू b। अब सोचिए उसके बाद अब क्या सोचना है? अब यहाँ के बाद केस क्रिएट होता है, मतलब सेकेंड केस का पहला केस।
अब सेकेंड केस का पहला केस क्या होगा, सोचिए, अगर एडजॉइंट ए इंटू इफ, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, सोचिए इधर क्या है, डिटरमिनेंट ए इंटू एक्स और डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, 0। ध्यान से सुनिएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, 0, तो ये 0 इंटू समथिंग, मतलब लेफ्ट पार्ट क्या हो गया, 0। और अगर ये भी 0 हो जाता है, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0 है, इधर भी 0 हो जाता है, तो ये 0 कब होगा, जब एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 मींस की नल मैट्रिक्स, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू भी 0 हो गया तो लेफ्ट पार्ट भी 0 और राइट पार्ट भी 0, लेफ्ट पार्ट भी 0 और राइट पार्ट भी 0, तो इधर भी 0 और उधर भी 0, मतलब वो दुनिया के हर एक वैल्यू के लिए सही है, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इस केस में क्या होगा, तो देयरफॉर सिस्टम मेनी सॉल्यूशन बोले या मेनी सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनंत वैल्यू मिलेगा, अनंत वैल्यू मिलेगा। तो अनंत वैल्यू आपको कब मिलेगा, जब एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। इसके बाद अब केस 2 का बी केस, अगर मान लीजिए कि इफ एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होता, तो ये राइट पार्ट तो 0 के बराबर नहीं हुआ, लेकिन लेफ्ट पार्ट तो 0 के बराबर हो गया। ये इधर 0 नहीं हुआ, इधर कुछ हो गया, इधर 0 नहीं हुआ लेकिन इधर 0 हो गया, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, तो इधर 0 हो गया, इधर 0 नहीं हुआ, इधर 0 हो गया, इधर 0 नहीं हुआ, इधर 0 हो गया, इधर 0 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट बराबर राइट नहीं होगा, एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के बराबर नहीं होगा, मतलब इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। स्टेप को फिर से ओवरऑल समझ लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 में है, अभी वो आपको कंसेप्ट यूज होगा, पूरा चैप्टर का इतना ही कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट कि सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, Ax इक्वल टू बी, जहां पे A आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, B आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, X आपका वेरिएबल मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ तो आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो गया तो उसमें भी केस आता है, डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो गया तो उसके बाद केस आता है कि एडजॉइंट A इंटू बी अगर फिर से 0 हो गया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन देगा। अभी हम आपको मीनिंग बताएंगे क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन क्या होता है। The system has many solutions. एडजॉइंट A into B अगर फिर से 0 हो गया तो उस केस में उसके पास अनंत सॉल्यूशन होंगे। अनंत सॉल्यूशन कहने का मतलब x का वैल्यू भी अनंत आएगा, अनंत मतलब इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी टाइम्स आएगा, मतलब जैसे 1 2 3 4 अनंत वो वैल्यू आएगा। y का भी अनंत वैल्यू होगा, z का भी अनंत वैल्यू, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वैसे केस में उसे को बोला जाता है मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं या इनफिनाइट सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट A इंटू बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो इस केस में आपका नो सॉल्यूशन होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन क्या होता है और नो सॉल्यूशन क्या होता है। तो मीनिंग समझ गया, लेकिन उसको और क्लियर कर देते हैं, ग्राफिकल मीनिंग पहले बताते हैं। देखिए ये सपोज कीजिए कि पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तो दोनों एक दूसरे को कितने स्थान पे कट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक स्थान पे। तो ये दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वन सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम आपको मैथमेटिकल मीनिंग बताएंगे। फिर आपका अगर सपोज कीजिए कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर एक पहला लाइन ऐसे हो गया, उसी के ऊपर अगर दूसरा लाइन हो गया, एकदम सेम हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, ठीक है, तो ये इस वैल्यू के लिए भी सही होगा, इस वैल्यू के लिए भी सही, इस वैल्यू के लिए भी सही, इस वैल्यू के लिए सही। तो इस प्रकार से एक लाइन पे आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए इस केस में आपका क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैथमेटिकल मीनिंग समझते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वही चीज सेम है, इसको मैथमेटिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करके बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मान लीजिए कि x प्लस वाई का वैल्यू 5 है और x माइनस में y का वैल्यू 1 है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए
दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखिए तो सॉल्व कीजिएगा क्या है कि ये दोनों कट जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा x के स्थान पे 3, अगर x के स्थान पे 3 पुट कीजिएगा तो 3 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5, 5 माइनस में 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। देखिए x का सिर्फ एक वैल्यू आया, 1 नहीं हम बोल रहे, x का सिर्फ एक वैल्यू आया, y का एक वैल्यू आया, तो कभी भी अगर जितने भी वेरिएबल है अगर उसका सिर्फ एक एक वैल्यू आता है तो वैसे कोई यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि गलत। तो 3 यहाँ पे पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, तो दोनों को जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए, जोड़ के देखिए 3 और 2 5 आ गया, घटाने के बाद 1 आना चाहिए, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हुआ, ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ। दूसरा अगर मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों एक ही है, आप देख सकते हैं दोनों का दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है। आप देखिए अगर इसको अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये दोनों का दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसमें x और y का वैल्यू अनंत वैल्यू होगा। बोलिएगा सर कैसे अनंत वैल्यू होगा, आप सोच, अरे यार इतना सिंपल है कि दोनों को जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए, तो ऐसे तो अनंत वैल्यू। बोलिएगा कैसे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, जोड़ के देखिए 0 आ जाएगा, x का वैल्यू प्लस 1 माइनस 1, देखिए 0 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 4, प्लस 5 माइनस 5, प्लस 6 माइनस 6, प्लस 7 माइनस 7, मतलब ये हर एक नंबर के लिए सही। तो जानते हैं कि नंबर आपके पास इनफिनाइट है, मतलब इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा, अनंत सॉल्यूशन आएगा, अनंत इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। यहाँ 0 के स्थान पे कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा, जैसे किसी के मन में भी क्वेश्चन उठा होगा कि अगर सर इस प्रकार से 1 होता तो क्या होगा, तो इसका भी इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलिएगा सर कैसे, आप चेक कर लीजिए ना, जैसे यहाँ पे एक बात क्या है कि अगर 0 और 1 लेते हैं एक सॉल्यूशन हुआ, 1 और 0 लेते हैं दूसरा सॉल्यूशन हुआ, अगर यहाँ पे ले लीजिए आप 3 और यहाँ ले लीजिए -2 तीसरा सॉल्यूशन हुआ। आप कुछ भी पेयर बनाइए जोड़ने के बाद 1 आना चाहिए, ये दोनों को जोड़ के देखिए 1 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ के देखिए 1 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ के देखिए 1 ही आ रहा है, तो ऐसे इतना ही नहीं कि ऐसा नहीं कि 3 ही होगा, इस प्रकार से आप अनंत सॉल्यूशन इसका लिख सकते हैं, अनंत सॉल्यूशन लिख सकते हैं, अनंत सॉल्यूशन। तो ये हुआ इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस। और आपको नो सॉल्यूशन का केस एग्जांपल के थ्रू से बताते हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया और x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, अब सोच के देखिए, ऐसा आपको 8, 9, 10 से एग्जांपल मिल गया है। अरे सोच के देखिए x प्लस वाई को जोड़ने के बाद 5 आ रहा है, तो x प्लस वाई को जोड़ने पर कुछ देर के बाद 6 आ रहा है, होगा ही नहीं, होगा ही। आप भी सोचिए कि 2 प्लस 3 का वैल्यू अगर 5 हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप संजय मैथमेटिक्स के बाहर निकल गए, संजय मैथमेटिक्स में 2 प्लस 3 ऐड किए तो 5 आया, और संजय मैथमेटिक्स के बाहर ऐड कीजिएगा 2 प्लस 3 तो 6 आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सेम पॉइंट देखिए, सॉल्यूशन आपको कुछ नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिला, घटाइए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 11, क्या 0 11 के बराबर होता है? आप सोच के देखिए थोड़ा सा कि 0 11 के बराबर नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस केस में आपका नो सॉल्यूशन आएगा। मीनिंग समझ में आ गया? मेनी सॉल्यूशन मींस कि अनंत सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मींस कि एक सॉल्यूशन, और ये आपका नो सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल का केस हो गया, इम्पॉसिबल का केस हो गया। देखिए इसी प्रकार से ग्राफिकल मीनिंग, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, ये अनंत पॉइंट पे कट कर रहा है एक दूसरे को तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, और ये कभी नहीं कटेगा, पैरेलल लाइन है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे कि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को नहीं मिलता, तो इस केस में आपका नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। ठीक है, ये तो 10th क्लास के नीचे का टॉपिक था, इसी को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से वेरीफाई करेंगे। देखिए ये आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ये 2/2 है, ऐसे 2/2 जनरली आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सेम कंसेप्ट, इसको मैट्रिक्स मेथड से, ऐसा हम लोग बहुत 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इसको मैट्रिक्स मेथड से, इसका क्या लिखा हुआ है कि यूजिंग मैट्रिक्स
मैट्रिसेस सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं कि तीन ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलिए तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम लोग ऊपर लिखे समीकरणों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म, हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी हो गया। अगर ax इक्वल टू बी हो गया तो आप बता सकते हैं, अब ax इक्वल टू बी हो गया तो जहां पे बताइएगा वैसे वेयर a इक्वल टू क्या होगा, सोचिए a इक्वल टू a का क्या नाम, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। चलिए कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ, x के बगल में क्या लिखा हुआ 2 और 3, y के बगल में क्या लिखा हुआ 5 और 2। चलिए b क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स जो बराबर के उधर रहता है 1 और 7, और x क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है x, यहाँ पे दो ही वेरिएबल दिख रहा है x और y, तीन वेरिएबल का रहता है x y z हो जाता है, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब उसके बाद अगर x इक्वल टू भी हो गया, अब डिटरमिनेंट हम लोग निकाल के चेक करते हैं। अगर डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं, अगर डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं तो डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ कीजिए, कितना होगा 4, माइनस इसका गुणा इसके साथ कितना होगा 15 ना, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, कितना बचेगा -11, जीरो के बराबर नहीं आया। अगर जीरो के बराबर नहीं आया देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर ये यूनिक सॉल्यूशन अगर हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने का तो फ्रॉम 1 यूनिक सॉल्यूशन निकालने का कंसेप्ट क्या है कि जब ax इक्वल टू b है तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b। इक्वेशन 2। अब आपके पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा 7 चैप्टर इसी पे डील किए हैं। x का वैल्यू आपके पास पता है, b का वैल्यू पता है, बस a इनवर्स का वैल्यू निकाल के पुट कर देना। अब चलिए a इनवर्स का वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, तो टू फाइंड a इनवर्स। चलिए a इनवर्स, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देखिए 2532, a का वैल्यू हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, डिटरमिनेंट -11 आया, दैट्स नॉट इक्वल टू a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो निकालिए, फिर उसके बाद क्या होता है तीसरा स्टेप, कोफैक्टर्स ऑफ a के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर का सिंबल a11, a12, a21, a22। साइन क्या होता है 2/2 में, प्लस माइनस माइनस प्लस। बताइए 2 का क्या होगा 2, 5 का क्या होगा 3 का क्या होगा 5, और 2 का क्या होगा 2, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसे एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। अब मैट्रिक्स का नेमिंग वहां पे हम लोग बी करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बी है, तो इसलिए हम लोग मान लेंगे लेट पी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑल कोफैक्टर्स ऑफ ए के सभी कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए P, तब P बराबर कितना हो जाएगा, कोफैक्टर से बनाइए क्या हो जाएगा 2 -3 -5 2। अब इस प्रकार से P निकल गया, तो देयरफॉर इट्स जॉइंट A इक्वल टू कितना होगा P का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, कितना होगा 2 -3 -5 2, इतना निकल गया। तो देयरफॉर A इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, A इनवर्स का 1 बाई डिटरमिनेंट इनटू इट्स जॉइंट ऑफ A। चलिए डिटरमिनेंट से डिवाइड कीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है 1 बाई -11, और इट्स जॉइंट का वैल्यू 2 -5 -3 2। चलिए यहाँ पे कभी भी नंबर आएगा इस प्रकार से बटा में तो इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन साइन को गुणा कर दीजिएगा। अगर माइनस आता है तो माइनस गुणा कर दीजिएगा, माइनस से गुणा करने के बाद साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, 3 -2 इतना निकल गया। अब क्या है कि इसका वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। अगर इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा सबका वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू कितना है x और y इक्वल टू a इनवर्स का वैल्यू कितना है 1 बाई 11 -2 5 3 -2, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 1 और 7। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग मल्टीप्लाई करने को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 1 बाई 11 मल्टीप्लाई कीजिए, इसको उठाइए इसको इसके साथ, इसको उठाइए इसको इसके साथ, कितना हो जाएगा -2 और प्लस कितना 5 7 जा 35, फिर इसको उठाइए इसके साथ, कितना हो जाएगा 3
और आपका -14। इस प्रकार से एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/11 बाहर है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना बचेगा 33 ना, और ये कितना होगा -11। चलिए अब 11 से डिवाइड कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में, और ये कितना हो जाएगा -1 बार में। तो देखिए इधर एक्स और वाई है, ऊपर एक्स है, इधर 3 है, इधर वाई, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत। तो x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 3 पुट कीजिएगा तो 2 into 3 6, और यहाँ पे -1 पुट कीजिए 5 into -1 मतलब -5, तो 6 - 5 इक्वल टू 1। सही आ गया। आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं, आपको सेटिस्फाइड कर गया। इस प्रकार से आपका आंसर सही है। ये तो 2/2 का बताएं, 3/3 भी सेम कंसेप्ट है, डरना नहीं, उसमें सिर्फ फैक्टर का कैलकुलेशन एक्स्ट्रा रहता है। क्या रूल है फिर से देखिए, सबसे पहले पूरे एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चन यही है, क्या है कि इस प्रकार से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्या है मैट्रिक्स फॉर्म, Ax इक्वल टू बी, ए का वैल्यू लिखिए जो कोएफिशिएंट से बनता है, बी का वैल्यू लिखिए जो बराबर के ऊपर है मींस की कांस्टेंट, और x का वैल्यू लिखिए जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, यहाँ 2 वेरिएबल x और y, अगले में x y z दिखेगा। फिर उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल के चेक कीजिए, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तभी आगे सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो आपका उस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, तभी हम आपको बताए थे यूनिक सॉल्यूशन है, तो ए को उधर ले जाएंगे, तो क्या है ए को उधर ले जाइएगा या ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख सकते हैं। अब आपका एक ही टारगेट है, x का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, बस a इनवर्स का वैल्यू निकालना है। a इनवर्स का वैल्यू, तो a इनवर्स निकालने के कांसेप्ट बताया गया था। सबसे पहला स्टेप नेमी, डिटरमिनेंट, कोफैक्टर, मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, फार्मूला। तो पहले नेमिंग हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, कोफैक्टर हो गया, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया जो एडजॉइंट देता है, फिर इनवर्स का फार्मूला लगा दिया। इस प्रकार से इनवर्स का अब सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, x का वैल्यू यहाँ से, ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ जो निकलेगा सो, और b का वैल्यू यहाँ से पुट करने के बाद उसको गुना कीजिएगा तो इधर x y है, इधर 2 ही आएगा। इस प्रकार से तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, बीच वाले को बीच वाले को, और नीचे वाला रख दे तो नीचे वाले को नीचे वाले से कंपेयर करने के बाद x y वहां x y z रहेगा, x y z का वैल्यू निकल जाएगा। आप अगर अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं, आंसर बुक का आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं, आप ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए, अगर LHS बराबर RHS आ जाता है मतलब आपका आंसर सही है। देखिए अब हम लोग 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, मतलब 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, एक z दिख रहा है, 3 वेरिएबल में इक्वेशन दिख रहा है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एकदम आराम से समझिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। एवं इक्वेशन कैन बी written in matrix form as, क्या है मैट्रिक्स फॉर्म आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ax इक्वल टू बी, इक्वेशन 1 ax इक्वल टू बी। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है, अगर यहाँ गलती हो गया तो आगे फिर बढ़ने के बाद पूरा गलती ही गलती होगा, इसलिए यहाँ गलती नहीं कीजिएगा। पता ना आपको ये क्या होता है, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। चलिए ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो ये अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, चलिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखे x के कोएफिशिएंट को लिखे 5। अगर मान लीजिए कि x रहता है नहीं, अगर इस प्रकार से रह गया x प्लस z, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट तो 1 हो गया, z y है ही नहीं तो कोएफिशिएंट 0 होगा, और z है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। अगर यहाँ पे रह जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, y नहीं है तो कोएफिशिएंट 0, और z के बराबर क्या लिखा हुआ -1। ऐसा ध्यान रखना है, ये सब गलती नहीं करना है। चलिए आगे देखिए क्या हो गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है कोएफिशिएंट, मतलब x तो दिख रहा है, इसके बगल में कुछ नहीं दिख रहा मींस की 1। यहाँ पे फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या मिला, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिल गया। फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ गलत, आगे सारा गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। 5 2 1, चलिए 5 2 1
3 1 2 3 1 2 1 3 4 1 3 4, ऐसे भी चेक कर सकते हैं 5 3 1 5 3 1 2 1 3 2 1 3 1 2 4 1 2 4। ए का वैल्यू सही लिखा गया। अब गलत नहीं हो सकता है। एक्स का वैल्यू हमेशा आपको यही होगा, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, और बी का जो वैल्यू होगा वो बी का वैल्यू क्या बराबर होगा 16 19 25। चलिए ए का वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू। अब डिटरमिनेंट निकालिए इसका, डिटरमिनेंट निकालिए। अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखिए डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर डिटरमिनेंट निकालिएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा चेक कीजिए। ये क्या होगा 5 प्लस माइनस प्लस के साथ, तो 5 को 90 डिग्री पे रख दीजिएगा इस प्रकार से, क्या बचेगा ये 4 एलिमेंट बचेगा। डिटरमिनेंट बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, बहुत स्टूडेंट अभी भी गलती करता है। ऐसा हो गया, कितना हो जाएगा 4 माइनस 6, फिर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे -3, 3 को माइनस के साथ लेंगे, इसको 90 डिग्री पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 8 माइनस में 8 माइनस 3 और फिर +1, इसको 90 डिग्री पे ढकेगा तो 4 माइनस में 1 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये आपका कितना होगा -2 -3, ये कितना होगा 5 और +1 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, कितना होगा -10 और -15 और +3 कितना हो जाएगा -10 -25 +3 इक्वल टू -22 डज नॉट इक्वल टू 0। क्या आया इसका मतलब नहीं, बस 0 के बराबर नहीं आया। अब 0 के बराबर नहीं आया तो देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए सिस्टम के पास क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या है ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू क्या होगा ओह सॉरी इस प्रकार से x इक्वल टू क्या हो जाएगा a इनवर्स b, इक्वेशन नंबर 2। अब आपका वही काम जो चैप्टर नंबर 7 से करते आ रहे, x का वैल्यू आपको पता है किधर गया, b का वैल्यू पता है, बस a इनवर्स का वैल्यू निकालना। अरे a इनवर्स निकालने के लिए जानते हैं नेमिंग, डिटरमिनेंट, कोफैक्टर, मैट्रिक्स, ट्रांसपोज फार्मूला। चलिए ये नेमिंग हो चुका है, देखिए a इक्वल टू कितना हो गया 5 3 1 2 1 3 1 2 4 इतना हो गया। इसका डिटरमिनेंट आप निकाल चुके हैं, डिटरमिनेंट कितना आ चुका है, डिटरमिनेंट आपका -22 है, दैट्स नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद इसका क्या निकालते हैं कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। चलिए ए का कोफैक्टर्स निकालना है तो ए का कोफैक्टर का सिंबल क्या होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 2 by 2 ही मैट्रिक्स, बस हिम्मत नहीं खोना। देखिए ये तो सिंबल हो गया, और इसके बाद आप साइन लगाइए, क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन। चलिए अब इसके बाद निकालते हैं 5 का लीजिए, चलिए 90 डिग्री पे रखते जाइए, 5 का लीजिएगा कितना होगा 4 माइनस 6 मीन्स की -2, फिर इसको 3 को रखिए कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 मीन्स की अंदर बचेगा 5 और माइनस बाहर -5, इसको रखिएगा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 मीन्स की 3, फिर अगर 2 को लीजिएगा 2 को ऐसे ढक दीजिए, ऐसे ढक दीजिए, अगर ऐसे ढकिएगा कि ऐसे ढक दीजिएगा क्या बचेगा 12, ये आपका 12 और -2 मीन्स के अंदर कितना बचेगा, देखिए अंदर आपका बचेगा 10, कितना बचेगा 12 में 2 गया 10 और बाहर -10, फिर 2 का लीजिएगा 2 को ढक दीजिए ऐसे ऐसे, कितना हो जाएगा 20 माइनस में 1 तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। उसके बाद आपका 2 3 को लीजिएगा 2 3 को ऐसे रख दीजिए ऐसे, कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7 बचेगा बाहर का माइनस है, फिर 3 1 इसको 90 डिग्री पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, फिर अगर 3 2 को लेते हैं इसको ऐसे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 है ना, सही है ना। इसको ऐसे रखिएगा ऐसे 15 माइनस 2 कितना बचेगा 13 और माइनस है पहले -13,
कि अगर ये लास्ट वाले एलिमेंट को ऐसे रख दीजिएगा कितना होगा 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 मीन्स की -1, 5 माइनस 6 की मीन्स की आपका कितना हो गया -1। देखिए परफेक्टर निकल गया। अब अगर परफेक्टर निकल गया तो उसके बाद क्या है, सबसे पहले नेमिंग था, नेमिंग हो चुका है, डिटरमिनेंट परफेक्टर। इस परफेक्टर से एक मैट्रिक्स बनेगी, द लेट P be the matrix of all cofactors of A। A के सारे cofactors से एक मैट्रिक्स बनाइए P, तब P इक्वल टू कितना होगा, चलिए इसको अरेंज कीजिए। अगर अरेंज कीजिएगा, चलिए अरेंज कीजिए, कितना है -2 -5 3, फिर कितना होगा -10 19 -7 8 -13 -1, कितना निकल गया। तो देयरफॉर इट्स ज्वाइंट ऑफ ए, का एडजॉइंट क्या होता है, P का ट्रांसपोज। चलिए इसका ट्रांसपोज कीजिए, कितना हो जाएगा, R1 को लीजिए C1 में रखें, ऐसे वाले को लीजिए -2 -5 3, फिर ऐसे वाले को लीजिए -10 19 -7, फिर ऐसे वाले को लीजिए 8 -13 -1, ट्रांसपोज निकल गया। अब क्या है कि देखिए नेमिंग डिटरमिनेंट कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज फार्मूला, तो देयरफॉर A इनवर्स का वैल्यू कितना होगा 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू इट्स ज्वाइंट। चलिए 1 बाय डिटरमिनेंट, देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया -22, अगर -22 आ गया, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए -22, ज्वाइंट का वैल्यू पुट कीजिए -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 -1, कितना निकल गया, माइनस आ गया, इसलिए माइनस से गुणा कर दीजिए। A इनवर्स इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 22, माइनस से गुणा कीजिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, 2 10 -8 5 -19 13 -3 7 1, ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए भाई, अगर इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा तो इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू a इनवर्स b। चलिए x इक्वल टू a इनवर्स b, x का वैल्यू कितना है बताइए, पुट कीजिए, x का वैल्यू कितना है, देखिए x का वैल्यू हमेशा x y z ही रहेगा, x y z इक्वल टू a इनवर्स का वैल्यू कितना 1 बाई 22, कितना हो जाएगा 2 10 -8 5 -19 13 -3 7 1, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू पुट कीजिए, b का वैल्यू आपको किधर गया 16 19 25, 16 19 25, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 बाई 22 गुना कीजिए, इसको उठाइए, इसको इसके साथ तो 2 गुने 16 32, और प्लस 19 गुने 10 190, और ये 25 गुने 8 25 गुने 4 100 200, कितना हो जाएगा -200, फिर कितना होगा, इसको उठाइए इसके साथ 16 गुने 5 80, 19 गुने 19 -361, और ये 13 गुने 25 13 × 5 65 5 6, और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 6 32, इसको उठाइए और इसके साथ गुना कीजिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा 1 बाई 22, मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो आप भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 2 कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे कितना 190, और इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तो 25 कितना हो जाएगा 200 ना, 200, इसको उठाइएगा इसके साथ गुना कीजिएगा 16 × 80 19 गुने 19 361, फिर 13 गुने 25 मतलब 13 गुने 25 गुने 10 250, और 25 दिया 75,
250 और 75 325, 325 इसका गुना कीजिएगा -48 और कितना 19 गुने 7 20 गुने 7 140 107 चला गया 135 गुना कर लीजिएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 25। तो क्या बचेगा XYZ इक्वल टू कितना 1/22 इसको देखिए कितना बचेगा 190 में 200 चला गया -10 अब 32 में फिर 10 चला गया तो 22 फिर उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 80 यहाँ पे आपका क्या बचेगा 25 और 11 आपका हो जाएगा 25 11 36 80 में 36 चला गया 44 और फिर आपका क्या होगा 100 यहाँ पे देखिए इधर चला गया कितना बचेगा 23 बचेगा 23 और इसमें अगर 23 चल गया तो 110 कितना आ गया। चलिए कितना होगा एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा करना क्या है कभी भी ये 22 को अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा अगर कैलकुलेशन साफ सुथरा रखना है कभी भी इसका गुना इसके साथ नहीं कीजिएगा इसको एकदम शुरू से अंत तक साथ में लेते जाना और यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा अंदर उसी के टेबल का कटने छटने वाला नंबर अगर यहाँ 5 है तो 5 के से कटने वाला ही नंबर मिलेगा अगर यहाँ 2 है तो 2 से कटने वाला ही नंबर मिलेगा कोई जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको यही होगा। अगर यहाँ 10 है तो 10 से कटने देखिए आप यहीं पे देख सकते हैं यहाँ 22 है तो 22 से कटने वाला सब नंबर मिला अगर यहाँ 25 रहेगा तो 25 से कटने वाला नंबर मिलेगा 7 रहेगा 7 से मतलब जो यहाँ रहेगा उसी से कटने छटने वाला नंबर मिलेगा इसलिए सबसे लास्ट में इसको डिवाइड करना। चलिए डिवाइड कीजिए कितना बचेगा 1 यहाँ डिवाइड कीजिएगा कितना बचेगा 2 यहाँ डिवाइड कीजिएगा कितना बचेगा 5। इस प्रकार से क्या हो जाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 1 y इक्वल टू कितना आ गया 2 और z इक्वल टू कितना हो गया 5। देख सकते हैं अब तो पहले भी इसका नेचर बता दिए थे कैरेक्टर बता दिए थे कि इस टाइप का सॉल्यूशन देगा सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब सिर्फ एक वैल्यू होता है x का एक वैल्यू आया y का एक वैल्यू आया एक 2 लिखा हुआ z नहीं लिखा हुआ और z का एक वैल्यू आ गया। अब चेक करना चाहते हैं आपका आंसर सही है कि गलत बुक से कभी मत चेक कीजिए x y z का वैल्यू पुट कीजिए इसमें पुट कीजिए कितना हो जाएगा पुट कीजिए 1 कितना होगा 5 प्लस यहाँ पे 2 पुट कीजिए 6 और यहाँ पे 5 कितना 5 और 5 10 और 6 16 सही आंसर। इस प्रकार से आंसर सही है। आप चेक कर सकते हैं फिर से हम आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका 1 बन जाएगा पूरा 2 बन जाएगा 3 बन जाएगा 3 तक पूरा का पूरा बन जाएगा आगे भी बन सकता है लेकिन कम से कम 3 तक पूरा बन जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार का इक्वेशन दिया हुआ है तो एवं इक्वेशन कैन बी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद a का वैल्यू लिखिए x का वैल्यू लिखिए b का वैल्यू लिखिए उसके बाद a का डिटरमिनेंट निकालिए डिटरमिनेंट निकालने के बाद आपको 0 के बराबर नहीं आएगा इतना जान लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर अभी जैसा दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में 1 2 3 तक में किसी का भी डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा मतलब आपको क्या मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला क्या है x इक्वल टू a इनवर्स b। ये कहां से आया इसी इक्वेशन से आया a को उधर ले जाइए तो x इक्वल टू a इनवर्स b। एक अब a इनवर्स निकाल के वैल्यू पुट करना a का वैल्यू लिखना डिटरमिनेंट फिर कोफैक्टर निकालिए उससे मैट्रिक्स बनाइए ट्रांसपोज निकालिए जो एडजॉइंट का वैल्यू देता है इनवर्स का फार्मूला लगाइए। ये कभी भी गुणा मत कीजिएगा माइनस रहेगा गुना कर दीजिए नंबर का गुना मत कीजिए। ए इनवर्स लास्ट में सबका वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कीजिए इसको गुना कीजिएगा तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा x y z। आंसर बुक से देख के चेक मत कीजिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए अगर लेफ्ट बराबर राइट हो जाता है तो आपका आंसर सही है अदरवाइज आपका आंसर गलत। मान लीजिए आपको हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसे मिल जाए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम आगे बता रहे कि आगे के प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे 0 मिल जाए तो ये फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि y वाला टर्म है ही नहीं तो ऐसे केस में करना क्या है x का क्या हो गया 5 2 1 3 यहाँ y है ही नहीं गलती नहीं करना है y नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 लेंगे फिर आपका 2 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे -4 इस प्रकार से मिल गया कितना हो गया 2 2 1
फिर 3 y नहीं है इसलिए 0 लिखे, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर कितना हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा 1, फिर 3, यहाँ पे -4 दिख रहा है तो ये -4 लिखेंगे। ये सब गलती नहीं करना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक पूरा बन जाएगा। उम्मीद रहेगा कि आप लोग पूरा 1 to 3 तक बना लीजिएगा। थैंक यू।